एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और दो बच्चे किशन और पिंकी थे। रमेश हमेशा दूसरों की मदद करता था। कोई भी उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे पैसे ले लेता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे आ गए आप। आज इतनी देर कैसे हो गई? हम सभी आपका कितना देर से इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं राधा, वो मेरा दोस्त किशन मिल गया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। उसकी हालत देखी नहीं गई तो मैंने उसे पैसे दे दिए। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? जब देखो दूसरों की मदद करता रहता है। एक दिन यह आदमी हमें भूखा मार देगा। एक तो ये गर्मी इतनी है और घर में पंखा तक नहीं है। जो पंखा था वह खराब हो गया। कुछ पैसे बचे भी हैं। यह सब पैसों की समाज सेवा कर दी, क्योंकि आपने तो ठेका ले रखा है ना समाज सेवा करने का। कैसी बात कर रही हो राधा? सब पैसे मैंने खर्च तो नहीं किए। मैंने पूरे 20 रुपए बचाए हैं। बस बस, आप रहने दो। आपका नाम रमेश नहीं, मूर्ख होना चाहिए। गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वह पंखा भी खराब हो चुका है। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं सहन होगी। बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूं जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहां से ला सकता हूं? एक पंखे की कीमत कम से कम 100 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 50 रुपए कमा पाता हूं। उसमें भी मैं दूसरों को पैसा दे देता हूं और मुझे टाइम पर कोई पैसा वापस नहीं देता। मेरे पास 50 रुपये हैं। मैंने ये पैसा बहुत मुश्किल से जमा किया है। आप इन्हें लेकर जाओ और कुछ पैसा तुम किसी और से ले लेना जिसे आप अपना उद्धार दिए थे। ठीक है राधा, मेरे पास भी 20 रुपए हैं और बाकी के पैसे मैं सेठ जी से ले लूंगा। उन पर मेरे मजदूरी के पैसे हैं। रमेश किशन सेठ के घर के लिए निकल जाता है। किशन सेठ अपने घर के बाहर ही अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहे थे। अरे रमेश, आज मेरे घर कैसा आना हुआ? घर सब ठीक है ना? हाँ सेठ जी, सब ठीक है। मैं आपके पास अपनी मजदूरी के पैसे लेने आया था। मुझे कुछ जरूरी काम है। घर में पंखा खराब हो गया है। मुझे बच्चों के लिए दूसरा पंखा लाना है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने पैसे फिर कभी ले जाना। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम रमेश के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे रमेश? मेरे पास यह 50 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। रमेश 50 रुपये लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 200 रुपये से कम नहीं होता है। सेठ जी, मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, 200 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 200 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 100 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे किसी को भी उधार नहीं देते। जाओ जाओ, अपना काम करो और अपना रास्ता नापो। मेरे इतना टाइम खराब करवा दिया। जेब में 100 रुपए लिए हो और पंखा लेने चला है 200 रुपए वाला। बेचारा रमेश सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी राधा ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? उस बेचारी को मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ डीडीएचता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तभी पवन को गर्मी से परेशान एक साधु दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ गर्मी में बैठा हुआ था। उस साधु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह
बहुत बड़ी मुसीबत में है। लेकिन रमेश उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पवन सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूं, मैं जो उस साधु को गर्मी से परेशान देखते छोड़ आया। कहीं वह साधु गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रमेश वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस साधु को गर्मी से परेशान देखकर रमेश को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस साधु से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारी कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे करने लायक होगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सेठ से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझसे मेरे घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सेठ को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? जैसे कि आपका कोई बेटा? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने, नहीं बल्कि मेरे जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही थी। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते साधु बहुत ज्यादा निराश हो गए। रमेश को यह सुनकर साधु पर बहुत ज्यादा दया आ गई। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस सेठ को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। ये सुनकर साधु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साधु रमेश से पैसे ले लेता है और रमेश से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह साधु रमेश को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। रमेश को उस साधु की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते रमेश भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी रमेश को देखती है तो वह उससे कहती है, अरे, आप आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। राधा, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं सेठ जी के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उनकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर मुझे 50 रुपए दे दिए थे। क्या बस 50 रुपये ही दिए? तुम पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं आए? जब अपने इतनी मेहनत से सेठ जी के खेत में मजदूरी की थी, जब तो सेठ जी बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर रहे थे और अब आप पैसे लेने गए थे, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहे हैं।
तुम कई बार उनके घर पैसे लेने चले गए, जब जाकर उन्होंने तुम्हें 50 रुपये दिए हैं। अब ना जाने बाकी पैसे कब देंगे। और पंखा का क्या हुआ? राधा, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 200 रुपए से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। हाँ, तुम उससे ब्याज पर पैसों की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो पंखा नहीं लिया। कुछ पैसों की तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ, मुझे पैसे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब पंखा लाओगे तो दे दूंगी। राधा, उनमें से 100 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रहता। ये बात सुनकर राधा गुस्से से गर्म हो गई और रमेश से कहने लगी, जिसका डर था तुमने वही किया। इस घर को भी दे दो किसी को जिसके पास घर नहीं हो, और मुझे भी बेच दो किसी को। अब इस गर्मी भरी दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की हुई मदद कर दे? मुझे माफ कर दो राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूं? मुझे दूसरों पर दया आ जाती है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैं आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया राधा? तुम भूखी हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। मुझे भूख नहीं है, आप बैठ जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर सुनीता रमेश के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही रमेश खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो, मैं कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने का दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटा कर आई हूँ, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोला। मान जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे सकती। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रमेश आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप बीमार हो सकती। रमेश उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर राधा से कहता है, राधा, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचा कर रखी थी, वह रोटी माता जी को दे दो। फिर राधा रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत रमेश और राधा को दुआ देती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह राधा रमेश से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ रुपया है उसे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर रमेश घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए कहाँ से लेकर जाऊं? आप तो जानते ही हो, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर रमेश उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी विवाह कर लेता,
लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर इतना बड्ढा किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। रमेश दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना पैसे जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इन पैसों की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इन पैसों से मैं घर का राशन लाने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारी पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खराब हो सकता है। इन पैसों से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे पैसे लेकर रमेश को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर रमेश बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और सुनीता को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूं तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? रमेश ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास वही साधु बाबा आते हैं और रमेश को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ना खाने की, ना बच्चों की गर्मी से बचने का, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अभी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूं। हाँ रमेश, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूल कर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा कुछ सामान निकालकर पवन को देते हैं और कहते हैं, यह लो मशीन। इस मशीन में आइसक्रीम बनते हैं और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं यह मशीन लेकर भी क्या करूंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो। यह ऐसी वैसी मशीन नहीं है, यह एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, ये याद रखना, यह आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाती। यह सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाती है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम की मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम का मशीन लेकर रमेश खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने। अरे राधा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूं, पर ऐसा चीज लेकर आया हूं जो तुम खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या चीज लेकर आए हो जो हम और हमारे बच्चे का पेट भर सके और गर्मी से राहत मिले? फिर रमेश राधा को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। राधा भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। अब बात यह है कि आज के खाने के लिए और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला का इंतजाम कहां से करें? चिंता मत करो, मेरे माँ के दिए हुए सोने की अंगूठी को आप ले जाओ। सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना, फिर जब आ जाएंगे तब तुम वह अंगूठी को छुड़ा लेना। कम से कम आज बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला भी आ जाएंगे। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। लाओ, दे दो मुझे वह अंगूठी। मैं सुनार के पास जाता हूँ, फिर सामान और ठेला लेकर आता हूँ।
राधा फिर रमेश को वह अंगूठी दे देती है और रमेश खाने का राशन और ठेले लेने चला जाता है। और थोड़ी देर बाद रमेश ठेला लेकर घर आ जाता है और राधा दोनों बच्चे मशीन के पास खड़े होकर आइसक्रीम बनाते हुए देख रहे थे। बच्चे आइसक्रीम को बनता देख बड़ा खुश होते हैं। ए मेरी जादुई मशीन, मुझे चॉकलेट फ्लेवर का 50 आइसक्रीम बनाकर दो। यह बोलते ही जादुई मशीन से एक चमक सी निकलती है और उसमें से 50 चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर आ जाती है। यह देखकर बच्चे मानो उनकी खुशी आसमान तक पहुंच गई हो। फिर रमेश आइसक्रीम को ठेले में लेकर गांव की ओर आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ये आइसक्रीम जो एक बार छक ले, वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। खाओगे तो जानोगे। ऐसे बोलते ही गांव वालों की भीड़ रमेश के पास आकर लग जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई रमेश से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। अरे वाह रमेश, आइसक्रीम खाकर तो मज़ा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ रमेश भाई, तुम्हारी आइसक्रीम तो और सभी आइसक्रीम वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि खाता ही रहूं। मुझे 2 आइसक्रीम और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। अरे रमेश, तू सच सच बता, तू आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है कि तुम्हारी आइसक्रीम गांव में आते के साथ सारे खत्म हो जाते हैं? मैं और भी आइसक्रीम वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी बिकती है उन लोगों की नहीं। और तूने तो पहले दिनों में ही इतनी जल्दी तरक्की कर गया। जहां तक मैं जानता हूं, व्यापार जमने में टाइम लगता है, मगर तुम्हारी व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है रामू भाई। सभी आइसक्रीम वाले गांव में प्लेन आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आता हूं। शायद इसकी वजह से हो सकता है। यह कहकर रमेश आइसक्रीम बेचने चला जाता है, मगर यह बात रामू को कुछ गलत सा लगता है। वह मन ही मन सोचता है, दाल में कुछ जरूर काला है। यह रमेश बहुत तेज में से है। गांव में तो और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आते हैं, पर इसकी जैसी तो नहीं बिकती। मुझे इसका पता लगाकर ही रहना होगा कि आखिरकार यह चॉकलेट आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होते रही तो यह मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर रामू रमेश के घर पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। जैसे ही रमेश आइसक्रीम बेचकर घर जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है, ये लो राधा, पैसों को अलमारी में रख दो। कल तुम इन पैसों से बच्चे का फीस और कूलर लेकर आना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमारे दिन भी बदल गए हैं। मैं पहले एक पंखा के लिए तरसती थी, अब हमारे घर में कूलर आने लगे हैं। बस यह सब जादुई मशीन की वजह से हो रही है, वरना हमारी क्या औकात नहीं थी कूलर लाने की। आज हमारे पास जादुई मशीन ना होती तो ना जाने हम कहाँ होते। फिर रमेश जादुई मशीन से आइसक्रीम मांग लेता है और मशीन से आइसक्रीम बाहर निकल आता है। ये सब खड़ा होकर रामू छुप कर देख रहा था। अच्छा, तो यह जादुई मशीन का कमाल है। इसकी वजह से रमेश की आइसक्रीम गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है। अगर यह मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचते सोचते रामू अपने घर की ओर चल देता है। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं तो रामू रमेश के घर चुपके से जाता है और वह जादू मशीन को अपने घर ले आता है। और इधर सुबह होते ही रमेश और राधा आइसक्रीम वाले जादुई मशीन को खोज खोज कर परेशान होते हैं। अरे सुनीता, अच्छे से खोजो, घर में ही होगी। अजी, मैंने सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रही है। रामू आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर मशीन में बहुत सारी दुर्लभ सामग्री डाल दी। जैसे ही उसने बोला, यह जादुई मशीन मुझे 50 आइसक्रीम निकालकर 2 मशीन तेजी से घूमने लगी और अचानक उसमें से ठंडी बर्फीली लपटें निकलने लगी। पूरा परिवार ठंड से जमने लगा और लोग परेशानी में आ गए। अब रामू समझ गया कि जादुई चीजें बिना ईमानदारी के काम नहीं करती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मशीन बेकाबू हो गई। सभी परिवार बर्फ से जम रहे थे। तभी एक ज्ञानी साधु ने आकर कहा, बेटा, यह जादू तेरे कर्मों का फल है। जब तूने इसे चुराया तब तुझे लगा कि सब कुछ तेरा हो गया, लेकिन जादू हमेशा सच्चे हाथों में फलता फूलता है, बेईमान हाथों में नहीं। रामू को अपनी गलती समझ में आई। उसने माफी मांगी और मशीन को रमेश को लौटाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मशीन लौटाई, परिवार वाले बर्फ पिघलने लगी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह घटना
रामू को जिंदगी भर के लिए सिखा गई कि चोरी का फल कभी मीठा नहीं होता, बल्कि वह खुद के लिए बर्फीली तबाही लेकर आता